है, सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं सवाल पूछता हूं कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज्यादा बेवकूफ कोई है नहीं। जब एमनेस्टी स्कीम हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले दी थी उस वक्त बहुत बुरी थी। आज जो इमरान खान की है वो ठीक है, क्योंकि उसमें उसके रिश्तेदारों और एहलकारों के मौका मिलेगा कि वो अपनी करप्शन को पास कर लें। टैक्स चोरों को छुट्टी दे दी गई है। ये हालात है आज मुल्क के। इन लोगों को पता नहीं कि हुकूमत क्या होती है। ये अपोजिशन भी आए, थोड़े वक्त के लिए आए। अब ये खुद कह चुके हैं कि एमनेस्टी स्कीम का मतलब ही आप किसी डाकू और चोर को नवाजना है, बचाना। इमरान कहता था ये चोर और डाकुओं को दे रहे। तो मैं इमरान से सवाल पूछता हूँ, सारी कौम इमरान से सवाल पूछती है, इमरान ये बताओ कि अब कौन से चोर डाकू रह गए हैं जिनको तुम दे रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ मैं नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। आज के एक्सपर्ट्स के पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और साथ हासिल रहेगा लतीफ़ चौधरी साहब का। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। जी हाँ, बात करेंगे एमनेस्टी स्कीम की। टैक्स दो, खुफिया और नाजायज़ असासे बनाओ कानूनी। माजी में एमनेस्टी स्कीम की शदीद मुखालफत करने वाली तब्दीली सरकार की विफाकी काबीना ने आज एक और बड़ा यू टर्न लेते हुए अपनी पहली एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 4 से 6% तक टैक्स देकर काला धन साफ किया जा सकेगा। उधर अपोजिशन ने एमनेस्टी स्कीम पर शदीद तनकीद करते हुए हुकूमत पर कई सवालात उठाए और कहा कि माजी की स्कीमों पर सियासत करने वाले टैक्स चोरों के सहूलतकार बन चुके हैं। एक्सपर्ट्स के लिए सवाल ये रखेंगे कि इमरान खान हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम माजी की स्कीमों से कितनी मुख्तलिफ है। अयाज साहब, आपसे इसका आगाज करेंगे। हाँ, ये बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि ये इमरान खान साहब की स्कीम है। देखिए, रौला ये है कि जब आप किसी चीज़ पे इतनी शिद्दत से तनकीद कर रहे हो और फिर आप खुद इक़्तिदार में आ जाए और फिर वही काम आपको करना पड़ा हो, तो फिर ज़ाहिर है खुर्शीद शाह साहब का सवाल भी ठीक था, शायद खाकान अब्बासी साहब के सवालात भी ठीक थे। एमनेस्टी होती क्या है? बेसिकली मनी को वाइट करना, वाइटनिंग द मनी। ज़ाहिर है कोई ब्लैक मनी है तो उसको वाइट करेंगी, या आपकी जायदाद है जो भी है, तो ब्लैक का मतलब ये है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन इसमें जो फ़र्क होता है, ज़ाहिर है एक बिजनेसमैन है, वो इनकम उसकी हो रही है, उसको एतमाद नहीं है किसी गवर्नमेंट पे कि जी मैं टैक्स अगर इसको दूंगा, या वो समझता है कि ये नाजायज़ मुझसे टैक्स ले रहे हैं, ये मेरी इनकम का इतना हिस्सा बनता है वो तो मैं दे रहा हूँ, ये बाकी मैं इनको नहीं दूंगा, तो ज़ाहिर है वो बचाता है या उससे वो जायदादें बनाता है। और फिर कुछ और ऐसे कारोबार बेशुमार इस मुल्क में हैं जो बहुत बज़ाहिर बहुत छोटे कारोबार हैं, लेकिन उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो करोड़ों अरबों की जायदादें हमने खुद देखा है बनते हुए। बेशुमार ऐसे कारोबार भी हैं, क्योंकि एक अदद वकील चाहिए होता है आपको, 5,000 रुपये साल का वो फ़ीस है, या कुछ 2-3 हज़ार में भी कर लेते हैं। 5,000 आपने टैक्स दे दिया, 10,000 टैक्स दे के या वो फ़ीस समेत 10,000 दे के आप अगर 1-2 करोड़ रुपया साल का बचा लेते हैं तो मेरे ख्याल इससे अच्छा सौदा नहीं है। उसके बाद फिर इस तरह की कोई एमनेस्टी स्कीम आती है। अब चूँकि बेनामी हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, जायदादों के हवाले से गिरफ्तारियों का भी ख़तरा है, तो शायद कुछ लोग इसमें आ जाएं। लेकिन बात वही है कि वो कल चोरों डाकुओं के लिए थी, आज नेक और साद लोगों के लिए नहीं हो सकती। आज कल भी जिन लोगों के लिए एमनेस्टी स्कीम थी, आज भी उन्हीं लोगों के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से ना वो स्कीम डिफरेंट थी ना इसमें कोई फ़र्क होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, माजी की हुकूमतों की बात की जाए तो IMF के पास गए तब भी इसी तरह से सवालात उठाए गए, और जब एमनेस्टी स्कीम माजी की हुकूमतों ने मुतारिफ करवाई तब भी आपने इसी तरह से तनकीद की। तब अगर ये सब चीज़ें गलत थी तो आज ठीक कैसे हो गई? तब गलत थी या आज गलत है? आवाम को इतना कन्फ्यूज क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, इससे जाहिर होता है कि जो ये PTI थे और जो इमरान खान साहब के जो करीबी मुशाविर थे, वो किस दुनिया में, ख्याली दुनिया में रह रहे थे कि वो जब आएंगे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाहर से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लोग टैक्स देखने शुरू कर देंगे, जो इनफॉर्मल इकॉनमी है वो फॉर्मल इकॉनमी बन जाएगी क्योंकि मुझे ट्रस्ट करेंगे। वो हुआ नहीं। असल दुनिया इस तरह काम नहीं करती है। ये खाली दुनिया में रह रहे थे जितने भी लोग थे, और इतने काबिल लोग थे इनके पास, और वो भी इस जो है उस पे चल रहे थे, इस ख्याल पे चल रए थे कि ये पत्नी क्या एक मुजज़ा हो जाएगा।
तो ये एमनेस्टी स्कीम जो है ये इनको करनी पड़ी और मुझे अंदाजा हो सकता है कि कितना कड़वा घूंट हो गई है इमरान खान साहब के लिए और उनके रुफकाकार जो है। अभी इससे इस पुरानी और इस एमनेस्टी स्कीम में कोई फर्क नहीं है। सबसे मतलब है कि जो जरूरी बात यह है कि इधर एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकॉनमी है, फॉर्मल इकॉनमी हमारी बहुत छोटी है, इनफॉर्मल इकॉनमी हमारी काफी बड़ी है। अभी उसको वो धारे में लाना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं उसको कि वो लोग भी टैक्स देने शुरू कर दें। अभी ये इसमें कुछ लोग तो आ जाते हैं। अभी जो इन्होंने इसके ऊपर उम्मीदें लगा रखी हैं, आया ये उस उम्मीद पे उतर जाएंगे ये एमनेस्टी स्कीम, और यह जैसे पहले जो थी उसमें चंद अरब रुपए आ गए और बाकी उसके बाद लोगों ने इसके ऊपर एतबार नहीं किया। तो अभी देखते हैं कि ये कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। हमारी दुआ है कि कामयाब हो और पाकिस्तान में रेवेन्यूज बढ़े और जो हमारी मुश्किलात हैं उसमें कमी आ जाए। लेकिन इमरान खान साहब को अभी ये सोचना चाहिए और इनके अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि वो बात करने से पहले सोच लें कि ये आजकल रिकॉर्डिंग का जमाना है, आज टीवी के सामने हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं। अगर आपने ये ख्याल नहीं रखा और आप इस तरह सियासी बातें करते रहे और ये दावे करते रहे तो कल आपको इसके सामना करना पड़ेगा और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है जो वो अदा कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, कीमत तो हम अदा कर ही रहे हैं। आमिर साहब, ना आपके पास कोई इतनी बड़ी जायदाद है ना मेरे पास इतनी बड़ी जायदाद है कि जिसको हम 10% बताकर अपना काला धन जो है वो सफेद कर लेना, आप ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं। आपकी और मेरी तो तनख्वाह आती है तो पहले से ही उस पर टैक्स कट जाता है। क्या ये हम जैसे लोगों के साथ ज्यादती नहीं है? करने के लिए तो अच्छा ना आपने और मैंने अपना नाम ले लिया, हम कहाँ से आ गए इस खाते में? ये चोरों डकैतों की बात हो रही है, हर दौर के चोर और डकैत नए नए होते हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है। नून ने 200 अरब रखे थे, 250 अरब रखे थे बजट में कि इससे आएंगे और 120 अरब मिला। इन्होंने IMF को बताया कि हमें 300 अरब मिल जाएंगे। शरा पैसे बढ़ा दिए हैं कि जी ज़्यादा पैसे देंगे, बैंक अकाउंट पैसे आप लेके आएंगे, उसके अंदर अकाउंट में पैसा लाएंगे, कैश भी। आप पे ट्रस्ट कौन करेगा? आपके लोगों ने पहले आपने तड़ियां लगाई, इलेक्शन से पहले मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा जो आपने सुनाई। उसके बाद अब आपके लोगों ने, इनकम टैक्स अफसरों ने एमनेस्टी लेने वालों को नोटिस दे दिए, वो आ गए हैं फेडरल टैक्स मोहतसिब में। अब बताएं क्या वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे दिए हैं, ला से हट के दिए हैं? आप पे ट्रस्ट कौन करेगा? आपसे मुराद हुकूमत पाकिस्तान है। जब कोई वादा करती है, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हो या इमरान खान हो, लेकिन कानून हुकूमत पाकिस्तान का बनता है। आपको ट्रस्ट दिलाना है। आप पिछली दफा धमकियां लगाते रहे, अब आपके जेर असर लोगों ने इतलात ये हैं कि नोटिस दे दिए, उस पर फेडरल टैक्स मोहतसिब एक्शन ले रहा है। अब बताएं कि इस तरह आपके पास कैसे आएंगे? जो आपका नया चेयरमैन FBR आया है, हम आएंगे उसके ऊपर आखिर में, लेकिन वो आ रहा है कि टैक्स इकदाम से लोगों का जहन बने कि एतमाद बनना है। लेकिन आप कैरेट एंड स्टिक की जो बात करते हैं, आपके पास है क्या बताने के लिए कि आप पे ट्रस्ट किया जाए? आप सब कुछ IMF से साथ मानते हैं, हमें गोली देते हैं कि जी 75% सार्फिन 300 अरब रुपए 300 यूनिट वालों को कुछ असर नहीं पड़ेगा। मतलब उसने सवाए बिजली के बाकी खाना पीना भी बिजली होगी उसकी, उसे करंट पड़ेगा, उसे क्या खाना पीना है, मार्केट में क्या चीज़ मिल रही है, उसके लिए बचा क्या? और बजट में अब आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएंगे तो क्या वो भी बिजली के 300 यूनिट के अंदर से निकलेंगे? मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मुशीर खजाना ये काम, ये जो बाहर से डॉलर कमाते हैं ना, उनका मसला ये होता है। जैसे शौकत अजीज थे ना, उनसे जब पूछो कि चीनी बढ़ गई जी, उन्होंने कहा कोई नहीं यार, 8 रुपए बढ़ी है, तो उस वक्त डॉलर 60 रुपए का था। $1 के बराबर है ना, क्योंकि कमाई, प्रॉफिट, सारे सूद, कर्जे, सब चीजें इनकी होती हैं उसके अंदर डॉलर में। मसला हमारे जैसे पाकिस्तानियों का है जिनका उड़ना बिछोड़ना यही रुपया है, इसी में हमारी तनख्वाह मिलनी है, उसी तनख्वाह को डीवैल्यू करके फर्दर कम कर दिया जाता है। चाहे मजदूर है, वो तनख्वाहदार है, मुलाजिम है या प्राइवेट सेक्टर से है। आपको एतमाद साजी को बहुत ज्यादा करना होगा। जो आप कह रहे हैं कितनी मुख्तलिफ है, जब तक आपके एक्शंस नहीं बोलेंगे, आपकी तकरीरें नहीं बदलेंगी, थ्रेट करना नहीं बदलेंगे, आपकी स्कीम जो आपने 30 जून तक दी है, लास्ट टाइम भी ऐसा ही था और निगरान हुकूमत ने आगे 1 महीना उसको बढ़ाया था, क्योंकि ऑर्डिनेंस की सूरत में ला रहे हैं कानून, तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इस तरीके से या तो आप बजट के अंदर इसको अमेंड करके मालियाती स्कीम लाएं, लेकिन इसके ऊपर फिर वो दुनिया कहती है ना कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी ट्रस्ट होना चाहिए। आपने अपना ट्रस्ट खत्म किया है, आपको होश के नाखून लेने चाहिए। कल जिस तरह आप बैठे प्राइम मिनिस्टर साहब, जब आप फाटा के इलाके को जो तरमीम करा रहे थे सीटों में KP में, यही आपका रवैया कौमी मसाइल के ऊपर, माशी मसाइल के ऊपर होगा तो बात बनेगी। जैसे आप अमीर मकाम पे काम कर रहे हैं ना कि जी चूंकि अब हमने फाटा में उन एरियाज में इलेक्शन लड़ना, लिहाजा इसके बेटे को फंसा दो, तो ये चीजें आपको बहुत नुकसान देंगी। इंतकामी कार्रवाइयों का आपको फायदा कोई नहीं होगा।
ठीक है फैसल साहब, जब एतमाद साजी ही बहाल नहीं होगी तो काम कैसे होगा? अब्दुल हफीज शेख साहब आज सवालात के जवाब ही नहीं दे सके हैं। इस तरह से तो सवालात और से और बढ़ते ही चले जाएंगे। देखिए, अब इमरान खान ने माजी में क्या कहा था, मौजूदा हुकूमत ने अभी हाल में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगर आप इमरान खान के बयानों को, माजी के बयानों की बुनियाद पर ही अगर हम और आप बैठे रहेंगे तो हमें टेंशन के सिवा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इमरान खान तो वैसे भी उनकी एक ऑफिशियल पॉलिसी है कि यू टर्न लेना जो है वो जायज़ है। चले, अगर इमरान खान ने यू टर्न ले लिया तो ये इस वक्त एमनेस्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसमें एक अहम तरीन बात यह है कि इस एमनेस्टी में सरकारी ओहदा रखने वालों को, चाहे वो सरकारी अफसरान हैं या सियासतदान हैं जिनके अवामी ओहदे रहे, वो इस स्कीम से जो है वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब रह गए ताजिर और सनतकार। तो जितने बड़े ताजिर और सनतकार हैं उन्होंने शब्बत जैसे सतह के लोगों को जो है अपने पास तनख्वाहदार मुलाजिम रखा हुआ होता है, जिनका काम ही ये होता है कि टैक्स चोरी के जो है वो रास्ते बताएं। लेकिन जो आदमी अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाता है तो टैक्स रिटर्न जमा कराने का मकसद ये होता है कि उसने अपनी तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट कर लिया, जिसके बाद जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवा रहा है। तो शब्बत जैसे लोग जब तक यहाँ मौजूद हैं तो जब तक तो ये बड़े ताजरों को, सरमायाकारों को तो खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। तो हुकूमत का जो टारगेट है, जिस तरह माजी की हुकूमत को हासिल नहीं हो सका था, इस मौजूदा हुकूमत को भी हासिल नहीं हो सकेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, वो जो आमिर साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, कि जब तक आप एतमाद नहीं होगा, और एतमाद भी ऐसा कि लोगों को इस बात का यकीन हो कि आने वाली हुकूमत भी जो है इस बुनियाद पर कार्रवाई नहीं करेगी कि माजी की हुकूमत से उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन अपना नबीला में एक और बात करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये टैक्स स्कीमें जो होती हैं क्यों आती है, एमनेस्टी स्कीमें क्यों आती हैं? एमनेस्टी स्कीमों का मकसद यही होता है कि मुल्क को जो बुरानी फ़ज़ा से निकाला जाए। तो मैं एक और बात करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह मालियाती एमनेस्टी आई है, इस वक्त एक सियासी एमनेस्टी की भी जो है वो बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना से लेकर अब तक जिनको गद्दारी के जो है सर्टिफिकेट जो है वो बांटे गए, उनको जो है उन लोगों के लिए भी एमनेस्टी दी जाए, उनको भी जो है कौमी दायरे में लाया जाए। इस वक्त खुशकिस्मती से जो है पाकिस्तान के जितने रियासती इदारे हैं वो एक पेज है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह IMF भी उस पेज पर आ गया है। तो इस वक्त जितने रियासती इदारे एक पेज पर हैं, जितने सियासतदानों को गद्दारी के खिताबात दिए गए या उनकी हब्बुल वतनी पे शक किया गया, तो उसकी बुनियाद पे वो सियासतदान नहीं होता, बल्कि उसके हज़ारों पैरोकार भी जो हैं इस वक्त जो है वो अताब में आए हुए भी हैं और आते भी हैं। तो इस वक्त इस सियासी एमनेस्टी की भी जो है पाकिस्तान को जो है बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत है, ताकि जो पाकिस्तान में एक सियासी इंतशार है और सियासी हैजानी कैफियत है उसका जो है वो खात्मा हो सके। तो इस वक्त रियासती इदारों को जो है इस हवाले से भी जो है वो संजीदगी से सोचना चाहिए। अगर अपने लोगों से कुछ गलतियाँ हो गई हैं वो तो उन गलतियों पे बुनियाद पे जो है उनको बिल्कुल जो दीवार से नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत वो चंद अफराद अदा नहीं करके बल्कि उसके हज़ारों चाहने वाले भी जो है उसकी वो कीमत अदा करते हैं, अपने करदा और ना करदा गुनाहों की सज़ा वो भुगत रहे हैं। तो इन लोगों के लिए भी जो है कोई महफूज रास्ता, इनको महफूज रास्ता दिया जाए और इनको कौमी दायरे में लाया जाए। और ये अगर अपनी गलतियों पर नादिम है, पशेमान है, तो इनको हमें जो है बहसियत एक पाकिस्तानी के इनको पाकिस्तानी समझना चाहिए और इनकी गलतियों को हमें माफ़ करना चाहिए। फैसल साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, अगर ये एमनेस्टी स्कीम इतनी ही अच्छी थी तो फिर इतना वक्त क्यों लगा इस एमनेस्टी स्कीम को लेकर आने के लिए? और असद उमर को सिर्फ इसलिए हटाया गया कि वो आपकी इस एमनेस्टी स्कीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और आपको एक साबिक़ा दौरे हुकूमत का पर्सन लाकर यहाँ पर तैनात करना पड़ा? नबीला, जहाँ तक असद उमर की बात है, वो तो अब एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री पाकिस्तान की बन चुके हैं। वो मुखालफत करते थे या नहीं करते थे, या वो एमनेस्टी स्कीम लाना चाहते थे नहीं लाना चाहते थे, तो ये क्वेश्चन तो उनके जाने के साथ ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जो उनकी कोशिशें थी जिस तरीके से वो करना चाह रहे थे वो कामयाब नहीं हो सकी। असल मामला ये है कि यहाँ पे जो टैक्स एमनेस्टी का जो मामला है, ये मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि भी लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। जो इनकी अनडिक्लेयर्ड जो एक है वो नहीं उसको डिक्लेयर कर सके किसी भी वजह से, तो वो डिक्लेयर करके एक मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, वो एक डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे, तो उनको ये मौका दिया जाना चाहिए। और बाकी एक जो रह गया कि जो टैक्स चोर हैं या वो मामला की जो बात हो रही थी, देखिए जो टैक्स से बचना ये एक लीगल राइट है एक टैक्स पेयर का और एक दूसरे बंदे का। वो कवानीन से अपने आप को वो फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये कोई जुर्म नहीं है। इंटरनेशनली भी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये जुर्म नहीं है कि आप अगर टैक्स से बचने के लिए कुछ अगर लूप होल आपको कानून के अंदर मिलते हैं तो उनका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। तो बाकी है कि जो इमरान खान के बयानात है, पॉलिटिकल उनके मामलात हैं, तो इमरान खान साहब का तो उनका तो वाज़ेह है, वो यू टर्न ले गए, 1 मिनट में कह देंगे यार मुझे तो पता
नहीं था, मैंने तो ऐसी बात कह दिया। ये तो अब उनका इंतखाबी निशान है, तो वो ना ही उनके ये मुझे नहीं यकीन कि भी उनकी फहम फरासत से ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हफीज़ शेख साहब हैं और जो स्टेक होल्डर हैं इस सिस्टम के, तो ये उन्होंने बिला आखिर ये फैसले किए हैं और उन इमरान खान को उन फैसलों के सामने एक सरेंडर करना पड़ा है। और ये वक्तन फ़ौक्तन जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमीज़ होती हैं ना, जहाँ पे थर्ड वर्ल्ड के मुल्क होते हैं, तो वहाँ पे ये इस किस्म की स्कीमें आती रहती हैं ताकि लोग जो है ना वो अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। तो ये प्रज्यूम कर लेना कि हर पैसे वाला आदमी जो है उसने किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाया होगा, तो ये भी एक दुरुस्त तर्ज अमल नहीं होता। क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो जो उसने क्राइम कमिट किया है उस क्राइम के ऊपर तहकीकात करना, उस क्राइम के ऊपर लॉज को इम्प्लीमेंट कराना, वो अलग से एजेंसियाँ मौजूद हैं, वो कोई रेमेडी लेना चाहे तो वो ले सकता है उसके अगेंस्ट। तो जो होता है कि इनकम टैक्स के मामलात हैं या एक्साइज ड्यूटी के मामलात हैं, ये समथिंग डिफरेंट, और इनको एक उन्हीं टेक्निकल अंदाज में हैंडल किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल हफीज़ शेख साहब ने आके ये एक बेहतर काम किया है। जब मुस्लिम लीग नून थी उन्होंने भी बेहतर किया। और ये जो आपको मैं बताऊं कि जो सरकारी मुलाजमों का कहा गया ना कि वो फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो सरकारी मुलाजमों के नाम पे तो होता ही कुछ नहीं है, ना वो कारोबार कर सकते हैं, ना वो सारे उनके किसी बेगम साहिबा के नाम होगा, किसी और के नाम होगा, फ़ायदा उन्होंने भी ले लेना है। तो चलो फ़ायदा लें, अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि नेक्स्ट ईयर उनसे इस चीज़ का जो ड्यू टैक्स बनता है वो टैक्स पे करें। तो मुल्क इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं और वो चलते रहते हैं। इमरान खान आज है कल नहीं होगा, लेकिन ये लॉज, ये कवानीन, ये इसी तरह साथ साथ चलते रहेंगे, अमेंड होते रहेंगे। और अपनी असल हालत में इनको लागू भी होना चाहिए। एक्सपर्ट अपने जानी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सवाल रखेंगे कि हुकूमत पर एहतसाब के दोहरे म्यार का इल्जाम जोर क्यों पकड़ रहा है। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मरीम नवाज कुछ अर्सा खामोश रहने के बाद सियासत में फिर फाल हो गई हैं और अमीर मकाम के बेटे की गिरफ्तारी पर अपने ट्विटर पैगाम में शदीद बरहमी का इजहार किया और इसे सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दिया। उन्होंने पेशावर मेट्रो में करप्शन का हवाला दिया, एहतसाब के दोहरे म्यार पर सवाल उठाया और कहा कि पेशावर मेट्रो में अरबों रुपए की करप्शन नजर नहीं आती। मरीम नवाज ने नाम लिए बगैर मुखालिफिन को खबरदार किया कि फिक्र ना करो, तुम्हारा यौम हिसाब करीब है, हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं निकला, तुम्हारे खिलाफ अंबार लगे पड़े हैं। एक्सपर्ट के सामने सवाल रखेंगे कि हुकूमत पर एहतसाब के दोहरे म्यार का इल्जाम जोर क्यों पकड़ रहा है। आमिर साहब, क्यों जोर पकड़ रहा है ये इल्जाम? देखें, वो एक्शंस इस तरह ही लिए जाते हैं। और ये शाहिद खकान अब्बासी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि मिनिस्टर के कहने पे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने खत लिखा। तो क्योंकि मिनिस्टर जो है मुराद सईद बड़े तेज़ हैं, वो हर काम में एक्शन तेज़ी में आते हैं, इसके ऊपर उनका जवाब अब तक आ जाना चाहिए था कि ये बात वाकई NHA को करनी चाहिए थी कि अगर ऐसा है। और फिर जो उन्होंने टेक्निकल बात बताई कि अगर 3 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम है तो 35 करोड़ रुपए की उनकी सिक्योरिटीज़ हैं, वो ले लेते, कन्फिस्केट करते और फिर केस भी चलाते। लेकिन FIA में जो DG बैठा हुआ है बशीर मेमन, वो एक क्लियर आदमी है, उसके ऊपर ये सवाल उठाना बड़ा मुश्किल होगा और उनको भी वजाहत देनी पड़ेगी, क्योंकि चेयरमैन नैब की तरह वो बोलते तो है नहीं कि इधर अपोजिशन बोले उधर से जवाब आ जाए। लेकिन उनके डायरेक्टर पेशावर को बात करनी चाहिए कि इशू क्या है, कैसी चीज़ें हैं, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। और हुकूमत का ये तासुर, हम पहले भी ये बात कर रहे थे, एतमाद साजी का, ये नहीं होना चाहिए कि जब एक तरफ एक्स फाटा में इलेक्शन होने जा रहे हों और वहाँ पे दूसरी मुखालिफ पार्टी के सूबाई सदर के बेटे को आप पकड़ लें, तो पता लगता है कि आप इलेक्शन से कुछ शायद उनकी दूरी करना चाहते हैं कि फैमिली अपने काम में फंस जाए और वो सियासत ना कर सके। तो ब्रिगेडियर साहब, क्या ये इलेक्शन की तैयारी हो सकती है? देखिए, इसको अगर आप इसकी बुनियाद देखें, पहले भी हमने इसके ऊपर बातचीत की है। नैब का जो मुशर्रफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी, वो इसीलिए रखी थी कि इसको सियासी इंतकाम और जो इलेक्शन में इंजीनियरिंग करनी है उसको फायदा उठाया जाए। और जो हुकूमत बनी थी उसके बाद 2002 के इलेक्शन के बाद, वो इसी नैब के जो वो थे कवानीन को अप्लाई करके उन लोगों को हुकूमत में लाया गया था और उनको पाक साफ करके हुकूमत करने दी और कोई वजीर बन गए बीच में। तो ये इसमें ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि ये जो नैब है ये सिर्फ जो दो ये सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले 2 अदवार में हुकूमतें की हैं, उनके पीछे पड़ी हुई है। बाकी पार्टियां जो है उनमें किसी के पीछे ये नहीं गई है। इस मौजूदा हुकूमत के मतलब सबसे बड़ा मेगा स्कैंडल है वो मेरे ख्याल में जो पेशावर का मेट्रो है, उससे बड़ा स्कैंडल नहीं है।
तो अगर इन्होंने 3 करोड़ की या 5 करोड़ की करप्शन वहां पर की है तो बिल्कुल पकड़ना चाहिए, मुझे मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन फिर जो अरबों रुपए जहां पर खर्च हो रहे हैं, क्या कहते हैं, तकरीबन अभी 1 खरब तक सुना उसका खर्चा जाएगा और इस दिसंबर तक वो पूरा नहीं हो रहा है, और वो मेट्रो है उसमें भी हाथ डालना चाहिए, वरना ये तासुर जो है जोर पकड़ता जाएगा। बिल्कुल अयाज साहब, ये तो जो बात की जाती है बार बार पेशावर मेट्रो की, ये एक दफा तो नहीं की गई, बार बार की जाती है, तो फिर यहाँ पर एहतसाब का अमल सुस्त क्यों है? वो तो देखें, ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो वहाँ स्टे मिल गया था, वो रुका हुआ मामला, उसमें नैब का उस तरह से कसूर नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब किसी भी दौर में जब एहतसाब इन मुल्कों में होता है ना, हमारे जैसे मुल्कों में, तो फिर इसी तरह से होता है। वो ज़ाहिर है ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकता, वो अक्रॉस द बोर्ड हो नहीं सकता। जो गवर्नमेंट होती है ज़ाहिर है उनसे वो अफसरान तो बेचारे स्टिल इतने ताकतवर नहीं होते कि उनके सामने खड़े हो जाएं, बहुत कम मिसालें आपको मिलेंगी। इसलिए ये मेरा ख्याल है इस तरह के इदारे सारे बंद कर देने चाहिए। ये सब बुलशिट है, कोई एहतसाब शसाब नहीं होने वाला इस मुल्क में, क्योंकि जब भी आप किसी को पकड़ेंगे इसी तरह की आवाज़ आएगी। तो बेहतर है कि ये बंद करके लोगों को खुली छूट दे दें कि जो आपने करना कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अगर इदारे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फैसल साहब इदारे बंद कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हालात और कहाँ जाएंगे? यह सब कैसी बात कर रहे हैं आप? फैसल साहब, ये सवाल आपसे है। नहीं, बात सही, बात एयाज साहब की सही है। अब जिसके खिलाफ भी एहतसाब करें वो तो सामने कोई इल्ज़ाम लगाता है कि वो मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब आमिर साहब भी कह रहे हैं कि फाटा के इलेक्शन के नताइज के लिए असरअंदाज होने के लिए जो है वो अमीर मकाम के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है। चले आमिर साहब की बात मान ली जाए तो अब ये जो 25 जुलाई के इलेक्शन हुए थे उसमें अमीर मकाम ने क्या तीर मार लिया था कि फाटा के इलेक्शन पर जो है वो असरअंदाज हो जाएंगे। वहाँ पर तो 25 जुलाई के इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग की जो 2013 की सीटें थी वो भी जो है मुस्लिम लीग के पास वापस नहीं, मुस्लिम लीग जीत सकी थी। लेकिन ये बुनियादी तौर पे जब भी आप चोरों पे हाथ डालेंगे, चोर ने जो है बिल्कुल जो है अपनी रजामंदी से है ना अपनी गिरफ्तारी पे मिठाई नहीं बांटनी कि अच्छा हुआ हमने गिरफ्तार करने आ गया, बिल्कुल सही आदमी तक पहुंचे। उसने इसी तरह जो है वो शोर मचाना, जिस तरह मुस्लिम लीग शोर मचा रही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है। अब मरीम नवाज साहिबा जब फरमाई है अपने यौम हिसाब से डरो, भाई आपका तो यौम हिसाब आज आपका यौम हिसाब हो रहा है। आप पहले अपनी यौम हिसाब की तो फिक्र बनाए, आप अपना हिसाब देने को तो तैयार है नहीं, आप दूसरे के हिसाब की जो है वो जो है उसके में आप उसको धमका रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करो। ये कोई जवाब नहीं है कि हमारे खिलाफ इसलिए कार्रवाई ना करो कि तुम्हारा यौम हिसाब भी आ जाएगा। तो इनकी बातों से खुद जो है ना एक मुनाफिकत टपकती है और इनका खौफ टपकता है कि अगर हमें डराओगे, हमें फंसाओगे तो हम तुमको फंसाएंगे, अगर हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे। तो आपकी अपनी बातों में जो है ना इस बात की गवाही होती है कि आप खुद जो है वो चोर है, इसलिए दूसरे को डराते हैं कि हमारी चोरी पे तुम मत देखो, हम तुम्हारी चोरी पे नहीं देखेंगे। तो लतीफ चौधरी साहब, फिर जो एहतसाब हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, म्यार के मुताबिक हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होता है किसी भी ज़माने में, किसी भी दौर में। अगर हम एहतसाब या कानून की जो सरबुलंदी है या रूल ऑफ लॉ के फ़लसफ़े पे देखेंगे तो फिर तो कई माजी के जो जिन पे सज़ाएँ हुई वो बाद में उनसे बरी हो गए। तो बात करने का मकसद ये है कि अमीर मुकाम के जो बेटे की गिरफ्तारी है तो सियासी लीडरों के लिए गिरफ्तारी कोई इतना मानी नहीं रखती। तो उनके बेटे को गिरफ्तार किया, कल को रिहा हो जाना उन्होंने, तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं। हाँ, अलबत्ता ये मौका होता है किसी जो ख़ुद को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट समझती है उनके दौर में जब इस किस्म के मामलात हों, तो फिर जब ये गवर्नमेंट नहीं होगी तो जब इनके मामलात खुलेंगे, तो जब ये कोई ऐसी होगे तो फिर इनकी बातों में वो वज़न नहीं रहेगा। हर दौर में ये चीज़ें होती आई हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी होती आई है। इंतखाबात का में जो कुछ जीते हुए उम्मीदवार वो हारते भी रहे हैं, बाजी में भी इसी तरह होता रहेगा। तो बात जो इस वक्त अमीर मुकाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो एक छोटी बात है। यहाँ तो उनकी जो पार्टी के कायद थे, वजीर आजम थे, तो वो अभी तक जेल में पड़े हुए हैं। और आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में, तो जब वो पता चलेगा कि नहीं जी उन पे तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, सारे वो बाद में बरी हो जाएंगे। तो ये इस किस्म की जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में किसी गिरफ्तारी की बुनियाद पे ये कह देना कि ये बंदा चोर है, ये डाकू है या ये बंदा मुजरम है, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। हमें अल्टीमेट एंड उसका देखना पड़ेगा कि वो क्या होता है, उसका क्या नजरी मामलात होते हैं। यहाँ तो जिन मुल्कों जिन लोगों पे
पाकिस्तान ठीक दौलत है। करने के इल्ज़ाम थे, वो उनको कुछ नहीं हुआ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो अलबत्ता ये है कि आप ये दुआ करें कि जो पेशावर मेट्रो का जो मंसूबा है उसकी तहकीकात मौजूदा दौर में ना हो, क्योंकि मौजूदा दौर में हुआ तो ये सारे बरी हो जाने हैं। ये अगले ही दौर में होगा तो आपको पता लगेगा किसने क्या क्या किया है। ठीक है, लेकिन जब वो उसके साथ जेलों एक में और बात जाएंगे। भी जरूरी है कि वो मौजूदा दौर में मुकम्मल जरूर हो जाए ताकि आवाम की जो जान है वो छूट जाए। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये रखेंगे कि मालियाती इदारों के ताज़ा इक़दामात टैक्स नेट बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। साथ रहिएगा। इकॉनमी में डॉक्यूमेंटेशन हो और इकॉनमी का जो पहिया है वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चले, और जो एसेट्स एक तरह से डेड एसेट्स हैं उनको इकॉनमी के अंदर डालकर उनको फाल बनाया जाए। इसके पीछे फलसफा है वो ये नहीं है कि लोगों को डराया धमकाया जाए, वो ये है कि बिजनेस के लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें सही अंदाज में जो लीगल इकॉनमी है उसमें। एफबीआर ने अकाउंट्स मुंजमद पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा कदम उठा लिया। चेयरमैन एफबीआर ने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट के लिए फाइलर की शर्त खत्म करते हुए तमाम अफसरान को हिदायत की है कि वो टैक्स दहिंदगान की लिस्ट में इत्तला के बगैर किसी का नाम मुअत्तल ना करें। एक्सपर्ट्स के लिए सवाल के मालियाती इदारों के ताज़ा इक़दामात टैक्स नेट बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। लतीफ़ चौधरी साहब, क्या होगा इससे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और चलें, थैंक गॉड के हुकूमत को और बल्कि जो इमरान खान की पार्टी है उनको ये अकल आ गई कि जो सरमाए के साथ लड़ा नहीं जाता, उनके साथ एक हम आहंगी पैदा करके आप इकॉनमी को चलाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि लगे हाथों अगर ये बैंकों के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो टैक्सेस लगाए हुए हैं इन्होंने जो उसको भी ख़त्म कर दे और कौमी बचत के जो वेल्थ टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स बेचारों की बचतों पे लगाए हुए हैं वो भी ख़त्म करें। वो भी नाजायज़ हैं, अपने पैसे हैं, अपनी चीज़ें हैं और वो लगा के तो उनसे ना करें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है हुसैन साहब। देखिए, हुकूमत जो है ना अब तक सिर्फ पॉलिसियाँ जो है ना बातें की जा रही है, कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है हमें। ये जो टैक्सेस की बातें हैं ये एक मखसूस तबके तक की बातें हैं, इसका आम आदमी पे रिफ्लेक्शन जब तक नहीं आएगा, जब तक जो है आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक आम आदमी की ज़िंदगी सहल नहीं होगी, हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत की पॉलिसी कामयाब हो रही है। अच्छा, वो रिलीफ कैसे मिलेगा, ज़िंदगी आसान कैसे होगी जब कारोबार शुरू होगा? तो हुकूमत ने अब तक कोई एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कारोबार के लिए बेहतरी की राह पैदा हो, कारोबार की राह पैदा हो। अभी तक हुकूमत ने जो भी बात करी है, टैक्स कैसे लेना है, लोगों को डराना कैसे, धमकाना कैसे, मनी कैसे लाने, इन तमाम बातों से मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। मेरे ख्याल में ये अच्छा कदम है और चेयरमैन एफबीआर जो नए आए हैं ये उन्होंने अच्छा काम किया है कि लोगों की आसानी पैदा किए जाएं, उनके साथ दोस्ताना माहौल रखें, हरासमेंट ना करें। उनके ये जैसे अभी पहले जिक्र हो रहा था कि किसी ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया तो उसी के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। तो कोई नेट में आना चाहता है, वो टैक्स देना चाहता है, बराए करम उसके लिए आसानियां पैदा करें। अभी आप सिर्फ इनकम टैक्स को दाखिल कराने के लिए आपको एक लॉयर चाहिए कि आप उसको 4-5 हज़ार रुपए साल के देंगे तो वो आपके वो है फाइल करने के लिए वो जो टैक्स है वो उसके लिए आपको मदद चाहिए उसकी, तो आसानी पैदा करनी चाहिए। अच्छे देखिए, पहली बार कोई संजीदा इकोनॉमिक एफर्ट्स नजर आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से और यकीनन इसके इम्कानात यही हैं कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगी फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे इस पे कमेंट करने के लिए। ठीक है आमिर साहब, बात सुन लीजिएगा। बहरहाल 4 ब्रदर्स बैठे हैं वाइट कलर्स में, मुझे पता होता तो मैं भी पहन के आ जाता। बहरहाल ये चेयरमैन एफबीआर के दोनों कदम बेहतरीन है। जो उन्होंने कहा है कि फाइलर को सस्पेंड नहीं किया जाएगा क्योंकि कारोबार बंद हो जाता है उसका, साथ ही एक उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट जब्त नहीं होंगे। तीसरा, स्टेट बैंक का फैसला है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं वो फाइलर बेशक ना हो अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इससे उम्मीद बंधेगी कि आगे चल के शायद कारोबारी बिरादरी का एतमाद बन जाए। इस तरह के एतमाद साजी के इकदाम होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हैं जो इस हुकूमत में लैक कर रहे थे। ठीक है, आप दोनों के पिंक थे राना साहब, बाकी इसलिए बैलेंस हो गया। चले मेरी एग्जैक्टली या मेरा जो है वो आमिर साहब के साथ ही फिर स्टांस चला गया है। बाकी आप लोग सारफ, मैं और आमिर साहब एक तरफ। अब हमारा ये कदम जो है वो क्या तब्दीली लेकर आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।